चयन हुई थी, फिर सब रजिस्ट्रार के पद पर, फिर डीईओ ट्राइबल के पद पर, और फिर चौथे अटेम्प्ट में टॉप 5 में इन्होंने रैंक लगाया था, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए। और मैम रॉ में भी मैम ने काम किया है, उसमें भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, और एसएससी के थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी इन्होंने पार्ट लिया था और अपना योगदान दिया था। तो मैम वी वेलकम यू हियर इन दिस सेमिनार। तो शुरुआत करते हैं हम वंदना मैम से, और कुछ गाइडेंस मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को और हमें प्रोवाइड कीजिए। नमस्कार। रिया और प्रतीक इन लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। मैं वंदना जैन, वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर मुरैना के पद पर पदस्थ हूँ, और इन दोनों की टीचर भी रही हूँ, उनको गाइड किया है, इनको मेंटोर किया है। तो बहुत खुशी है कि इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट रिया एंड प्रतीक कि उन्होंने इस इनिशिएटिव के बारे में सोचा, क्योंकि जो ये स्टेट है अपना मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक वैक्यूम है, एक खालीपन है। जब हम दिल्ली जाते हैं ना, यहाँ से मैंने खुद दिल्ली से प्रिपरेशन की है, तो जब हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ पहुँच के हमको समझ में आता है कि हम सीधा 0 से स्टार्ट करके 10 पे आ गए और 1 2 3 किया ही नहीं, मतलब बेस बना ही नहीं, और सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली पहुँचने के बाद में ये मैं हर एक उस इंसान की बता रही हूँ जो यहाँ से सीधे दिल्ली चला गया। तो वो पहुँच जाने के बाद में क्या होता है, एक बड़ा सा क्लासरूम होता है, 400-500 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे होते हैं, और वहाँ पर जाके आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप बस या तो लोगों को देख रहे हो, तो कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई साउथ से है, कोई कहीं से, उनको देख रहे हो, तो अपने लिए एक चेयर ढूंढ लेते हो और वो लगातार सुन रहे होते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे थॉरली इंग्लिश में क्लासेस होती है, फ्लुएंट उनका एक्सेंट ऐसा होता है कि हमको समझ में, ज़्यादातर साउथ इंडियन टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनके एक्सेंट्स हमको समझ में नहीं आते। तो पहले तो क्या बोल रहे हैं इसको समझने में 3 महीना लग जाता है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक बेस होना चाहिए। बेस मतलब हम खुद इसमें तैयार हो। मैं ये नहीं कहती यूपीएससी पीएससी के लिए तैयार हैं, हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हो, वो भी एक लॉजिक है कि हम क्या दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं या इस एग्जाम को शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। तो आपके क्वेश्चन पे मैं आऊँगी। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी या पीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम कोई भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि बीए वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, बीई वाले भी कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं, जो भी किसी भी प्लेन ग्रेजुएशन आपने कर लिया हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। विच मीन्स कि ये एग्जाम ऐसा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है कि इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है ना। डॉक्टर वही बन सकता है जो इसने 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड लिया हो, है ना। इंजीनियर वही बन सकता है जिसका मैथ्स बैकग्राउंड रहा हो, सीए वही बन सकता है जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन यूपीएससी से के थ्रू ऑफिसर हर वो इंसान बन सकता है जो सिर्फ मेहनत कर सकता हो। इसका एक ही क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी बोलते हैं, क्वालिफिकेशन एक ही है कि जो मेहनत कर सकता हो। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए। आपका आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था, मैथ्स था, इट डजंट मैटर क्या, ठीक है। तो पहला तो एक ये मेरे दिमाग में हो कि हमने प्लेन आर्ट्स किया है, हमने बीए किया है, या कोई दूसरा हमने इंजीनियरिंग किया है तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में सभी अपेयर करते हैं और सबके सिलेक्शन होते हैं। आप रिजल्ट देखोगे ना तो कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटीएन है, कोई प्लेन बीए वाला है ना, कोई लॉ से है, मतलब हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात पहले क्लैरिटी रखनी होगी दिमाग में कि इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है, ठीक है। अब आज के संदर्भ में एक और बात बड़ी क्लियर है कि इस एग्जाम को कहीं से भी लिख सकते हैं, है ना। पहले इसका एक क्राइटेरिया फिट था कि इसको दिल्ली से ही लिखना है ना, क्योंकि प्रिपरेशन वही होती थी। मतलब हमारे टाइम तक, आज से 10 साल पहले तक जब हम प्रिपरेशन करने जाते थे, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने बीई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। वो करने के बाद में एक ही था, यूपीएससी करना है मतलब दिल्ली जाना है, ठीक है। बट आजकल अगर रिजल्ट उठा के देखोगे या उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे सृष्टि किरण देशमुख है, उन्होंने भोपाल से ही कर लिया, है ना। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेट में रहते हैं और वहीं से कर लेते हैं। कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लिया, थोड़ा गाइडेंस लेते रहे, और आजकल क्योंकि इंटरनेट हमारे पास में है, सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम दिल्ली जाएंगे, 2-3-4-5 लाख रुपये खर्च करेंगे तभी जाके एग्जाम लिख पाएंगे, है ना। तो पहला तो ये क्लैरिटी कि एग्जाम को
पहले आता है। हार्ड वर्क तो हम सब करते हैं, ठीक है, उसमें लेकिन यूपीएससी या पीएससी करना है तो उसके लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो ये जो क्राइटेरिया हमको पता है कि हम कहीं से भी कर सकते हैं और हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे हम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हम सब कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड का, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि का, इन सब चीज़ों का कोई अंतर हमारे एग्जाम में नहीं पड़ता, हमारी तैयारी में नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमको रिजर्वेशन मिलता है तो भी हम क्लियर कर सकते हैं, अगर कोई कैपेबिलिटी होगी तो, और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो भी क्लियर कर लेंगे। हमको तो सीट एक ही चाहिए ना। अगर मेरा मेंस में 24 क्वेश्चन आए और 24 क्वेश्चन में से मैंने 22 क्वेश्चन के आंसर सही लिख दिए, रेलेवेंट लिख दिए, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है मुझे रिजर्वेशन मिला या नहीं मिला, पड़ेगा क्या? अगर हम इतने केपेबल हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि स्किल इंडिया के बारे में बताइए, ठीक है, या आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी, वोकल फॉर लोकल बोल रहे हैं ना, अगर ये बात ये बोल रहे हैं, कंटेक्स्ट उन्होंने दे दिया है और हमको उसके बारे में जानकारी है कि हम इस पे एक पेज लिख सकते हैं, तो अगर हमने एक पेज अच्छा लिख दिया है तो फिर हमको क्या फर्क पड़ता है कि उस समय हमको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो इस बात के लिए देखो रिजर्वेशन वगैरह फैक्टर होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन हमको अपने आप को अभी से इन सब बातों पर नहीं लगाना है ना। हमको एग्जाम देना है, एग्जाम दे के और मतलब अपने आप को इतना केपेबल बना लेना है। देखिए मैं कभी नहीं बोलूँगी कि एग्जाम एक साल में क्लियर हो जाएगा, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हम किस परिवेश से आते हैं। वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, जिनका एनसीईआरटी बेस पहले से बना हो, जिनके फादर मदर दोनों वर्किंग होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परिवेश दिया है अपने बच्चों को, है ना, बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, उनका एक बार क्लियर होना समझ में आता है। हम लोगों को समझ लगता है, हम जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं ना, हमारे घर में कोई नहीं होता है पढ़ा लिखा, तो क्या अंग्रेजी माध्यम का तो पता ही नहीं होता है किसी को कुछ, तो उस टाइम पे हमको अडेप्ट करने में, चीज़ें समझने में, अपना सेटअप दिमाग का उतना बनाने में टाइम लग जाता है ना। समझने में एक साल खत्म हो जाता है, तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम नहीं है, है ना, कोई नहीं होता है। तो अगर वो टाइम हम ले रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लियर कर रहा है ना, तो उसका ये कि वो ग्रेजुएशन टाइम से पढ़ना स्टार्ट करते हो। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, 4 साल आप पढ़ोगे, आफ्टर ग्रेजुएशन आपका वैसे क्लियर हो जाएगा, तो बोलेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली ऐसा होता है कि उसके पीछे 3-4 साल की मेहनत होती है, हर किसी की होती है, तो वो 3-4 साल आप पहले दे चुके हो। बस ये है कि हम कब समझदार हो गए, ग्रेजुएशन के टाइम से समझदार हो गए या ग्रेजुएशन के बाद में दिमाग में क्या यार आप तो सिर पे आ गया, आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो हमको कब समझदार होना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, मतलब हम 2-3 साल लगते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को और धीरे धीरे करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होता है। अब ये एग्जाम के बारे में एक और चीज़ जो आपका क्वेश्चन था उसी में बता रही हूँ, ये एग्जाम सुप्रीम एग्जाम है, यूपीएससी सुप्रीम एग्जाम है, स्टेट पीसी सुप्रीम एग्जाम है। सुप्रीम मतलब ये सब कुछ कवर कर देता है। ये एग्जाम आपका पॉलिटी भी पढ़ा देगा, ज्योग्राफी भी पढ़ा देगा, इकोनॉमी भी पढ़ा देगा, हिस्ट्री भी पढ़ा देगा, मैथ्स भी पढ़ा देगा, इंग्लिश भी पढ़ा देगा, है ना, एनवायरनमेंट भी पढ़ा देगा, आपको इकोनॉमी भी पढ़ाएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाएगा, सब पढ़ाएगा ना। जब हम इतना कुछ जान जाएंगे तो फिर हमको कोई भी छोटा एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम होगी क्या? अगर हमने 1857 पूरा पढ़ लिया या 1857 से 1947 तक पूरा पढ़ लिया, 1947 को पूरी कहानी पता है, तो बीच में से अगर वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो साइमन वापस जाओ वाला उस टाइम पे किसकी डेथ हुई थी पता है? लाला लाजपत राय की हुई थी, क्योंकि हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना। अगर हम पूरी कहानी पढ़ लेंगे और उसके बाद कोई हमसे एक अंश उठा के पूछ लेगा तो हम लिख देंगे ना। तो वो ऐसे ही यूपीएससी आपको हर चीज़ का बैकग्राउंड समझा देता है। मतलब कोई चीज़ है, इंडिया चाइना रिलेशन है, तो पूरा समझाएगा वो, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। फिर उसमें से अगर एक उसकी बैकग्राउंड लाइन पूछ लेगा, एमपी पूछ लेगा, तो आप मार्क कर दोगे ना एमसीक्यू। तो जब आप इतना पढ़ लेंगे उसमें से एक सबसेट उठा के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको लगा दोगे। तो ये सुप्रीम एग्जाम है। इस एग्जाम में आप सब कुछ पढ़ लेते हो। जैसे मैंने भी यूपीएससी प्रिपेयर किया है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूँ और मैंने यूपीएससी प्रिपेयर किया और यूपीएससी प्रिपेयर करते करते साथ में स्टेट पीसीएस भी लिख दिया। स्टेट पीसीएस लिखा तो क्योंकि वो ईजी हो गया था, फिर यहाँ पर सिलेक्शन ईजिली हो गया। ईजिली ये बोलूँगी क्योंकि मैं यूपीएससी प्रिपेयर करती थी तो वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो उसके बाद जब यहाँ आई तो मेरे लिए क्या रहेगा ना, सिर्फ एमपी का मेंस पढ़ने के लिए एमपीजीएस को अलग से पढ़ना था, बाकी सब कुछ पढ़ाया था। क्योंकि 2013 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था, है ना, और 2014 में एमपी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। एमपी स्टेट हमेशा सेंटर को फॉलो करता है, तो उन्होंने अपना पैटर्न 13 में चेंज किया, एमपीपीएससी ने अपना पैटर्न 14 में चेंज कर दिया। तो अब जब वो उस पैटर्न में आ गए तो वही जीएस के 4 पेपर्स का मीन्स होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। तो मैं ऑलरेडी वो चीज़ का उसका मीन्स यूपीएससी का लिख रही थी, तो मेरा GS1, GS2, GS3, GS4 रेडी
रेयर यूज़ करने वाले थे, ऐसे इतना हैंडी नहीं था, ठीक है। और जैसे हमारे पास किताबें भी नहीं होती थी, तो हम यहाँ से MP के मार्केट से इंदौर जाके या ग्वालियर आके, क्योंकि दिल्ली से ग्वालियर पास था, तो मैं ग्वालियर आके मैंने पहला मेंस ग्वालियर से लिखा था TRG कॉलेज से। तो उस टाइम पे 1-2 किताबें खरीद ली, और वो किताबें दिल्ली में पढ़ रही थी, ऑलरेडी UPSC कर रही थी, तो वहाँ जाके मैंने ट्रांसलेट की। मैंने लिटरली कवर टू कवर पूरी किताब ट्रांसलेट की, पुणेकर के और महावीर की पूरी किताबें मैंने ट्रांसलेट कर ली। करने के बाद में उनको पढ़ा, तो हमारे लिए मेहनत ज़्यादा थी ना। आपके पास तो आजकल रिसोर्सेज बहुत हैंडी हो गए, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर गूगल करना है UPSC सिलेबस, आगे दिमाग में बना लिया कि करना है। पहले तो बिल्कुल क्लियर रखो कि एग्जाम कोई भी दे सकता है और किसी भी स्टेज पे शुरू कर सकता है। जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया है ना, तो आप ग्रेजुएशन तक आते आते इतने तैयार हो जाते हो। तो हमने जब इसको शुरू किया तो हमको सबसे पहले इसको समझना है कि 1 to 1 करना कैसे। पहले दिमाग में माइंड मेकअप कर दिया कि करना है, उसके लिए मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि इसको कोई भी कर सकता है, कहाँ से कहीं से भी कर सकता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम दिल्ली जाके करेंगे, आराम से बैठ के घर में आज मन करके आप खोल लीजिए। ऑनलाइन खोला, UPSC सिलेबस मिल जाएगा। UPSC सिलेबस आपने डाउनलोड किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी एक इंट्रोडक्शन। जैसे मेरा भी इंट्रोडक्शन हुआ ना, पहले प्रतीक का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, है ना, जिसका भी हम लोग यहाँ बात करें सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए भी UPSC का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका सिलेबस। तो UPSC का इंट्रोडक्शन उसके सिलेबस से समझ में आ जाएगा। मतलब UPSC एग्जाम ये पूछेगा 1 2 3 4 पूरा बनाया हुआ है उन्होंने, 3 पैटर्न है, प्रीलिम्स ये है, मेंस ये है, इंटरव्यू हुए, ऐसा ऐसा पूछेगा। या स्टेट PCS है, MPPSC है, तो वो ऐसे पूछेगा। तो आपने प्री मेंस इंटरव्यू इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो प्री मेंस इंटरव्यू कैटेगराइज हो गया। उसके बाद में फिर हमने अब ये समझना है कि अच्छा ऐसे ऐसे पूछेगा, ये चीज़ें पूछना है। अब इनको पूछा कैसे जाएगा, मतलब ये वाली बात पूछेगा, लेकिन पूछेगा किस वे में, किस तरीके से पूछेगा, है ना, वो आपको उसमें कहाँ समझ में आ जाएगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रही है क्लैरिटी। पहले हमने सिलेबस उठा लिया, उनको समझ में आ गया कि भाई ये इतना है, इसको इधर से पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया उसने, प्रेसिडेंट लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट लिख दिया, है ना, गवर्नर लिख दिया, हाई कोर्ट लिख दिया, ये सारी चीज़ें उसने लिख दी। अभी इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा लिख दिया, विधानसभा लिख दिया, ठीक है। अब भाई ये लोकसभा मुझे पता है ऐसी ऐसी होती है, इतने मेंबर्स हैं, ऐसे चुने जाते हैं, ऐसे बनती है। अब इसमें से सवाल पूछेगा कैसे, तो फिर कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। UPSC कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है ना, MPPSC डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो अगर हम इनडायरेक्ट करने की के लिए हैबिचुअल हो जाए या हम तैयार हो जाए, तो हम डायरेक्ट वाला नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, तो फिर ऑब्वियसली हो जाता है क्वेश्चन ही। अगर हमने एक बार ऐसे यहाँ तक की स्टडी कर ली, तो नीचे वाले तो कोई भी एग्जाम नहीं करते। जैसे मेरा आपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, तो उसमें आपने सुना कि मैंने SSC भी दिया है, मैंने रॉ में भी सिलेक्शन लिया है, मैंने IB भी किया है, और ये UPSC भी लिखा है, स्टेट PCS भी लिखा है। तो क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो हम डिसअपॉइंट होने लगते हैं। और हम तो दिल्ली रहते थे, तो खर्चा भी बहुत था, ठीक है, और प्लस एक फीमेल होने का भी ऐसा हो जाता है कि अब शादी कर लिए, शादी कर लिए, शादी कर लिए, वो चीज़ भी चलती रहती है। तो उस टाइम पे बड़ा एक प्रेशर हो जाता है। तो फिर अगर स्टेट नहीं हो रहा है सिविल सर्विसेज में, तो ऐसा लगता है कि कोई और एग्जाम ट्राई कर ले। मैंने DMRC वो मेट्रो रेल होती है ना, उसका वो टोकन कटता है, उस टोकन काटने वाले तक का एग्जाम दिया, मतलब मैंने वो एग्जाम भी लिखा है, मैंने IBPS लिखा है, मैंने बैंक के क्लर्क्स के एग्जाम लिखे हैं। जब एक टाइम के बाद हमें लगा कि नहीं होगा, तो मैंने सारे एग्जाम्स लिखे, 1-2 साल मैंने सारे एग्जाम्स लिखे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसा है कि बस हाँ ये रोड मैप है, ऐसा किया और बिल्कुल हो ही जाएगा सिलेक्शन। लेकिन हमारे पास में गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं दिल्ली तब गई जब एकदम डम थी, मुझे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता था, या सिर्फ नाम पता था, तब मैं दिल्ली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ के फिर वो तैयार किया, जैसे आप पूछ रहे थे कि इंजीनियरिंग करने के बाद, तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद ना माइंड मेकअप करके और फिर वहाँ दिल्ली चली गई। बट हमको कोई बताने वाला नहीं था कैसे करना है, तो उस टाइम हमको समझने में खुद से कर करके समझा है, ट्रायल एंड एरर खेले हैं। तो उस टाइम पे करते करते 2-3 साल तो हमको इसमें लगे कि समझना करना कैसे है, लेकिन जब समझ में आ गया तो कर लिया, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं थी, थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं आ रहा था, स्मार्ट अप्रोच नहीं आ रहा था, वो स्मार्ट अप्रोच आ गया। फिर उसके बाद 1-2 साल ऐसे आया कि कोई भी एग्जाम नहीं रुका, मतलब जो भी एग्जाम किया वो क्लियर ही हुआ है, इसीलिए इतने सारे सिलेक्शन है। तो इसीलिए ये इसके लिए समझ जरूरी है। और अगर हमको एक बार सिलेबस हाथ में आ गया, PYQs हाथ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको समझ में आने लगा, ठीक है। अगला स्टेप होता है हमको एक अपने लिए मेंटर ढूंढना चाहिए, है ना, एक हमको समझाने वाला होना चाहिए।
वेबसाइट्स हैं, जब इनसाइट्स चलता है, विजन चलता है, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो वो सब आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, सब कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, ठीक है। बट लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, 8 डे, 10वें दिन समझ में आने लगेगी। आप पहले ही दिन छोड़ दोगे कि यार नहीं समझ में आया, तो फिर तो काम ही करना है ना। तो धीरे धीरे करके समझ में आएगी। आपका वो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको नहीं है। आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी कि हमको पेपर पढ़ना है, तो वो एक हैबिट बनेगी। उसके बाद में फिर हमको बेस बनाना पड़ेगा एनसीईआरटी से। 6वीं से 12वीं तक वैसे बच्चे अपना बेस बनाते हैं, बच्चों का 1 by 1 बेस बनता है, वैसे हमारा बेस बनेगा। हमने सब पढ़ा है लेकिन सब भूल गए, और हम कैसे पढ़ते हैं हम सबको पता है। तो इसीलिए उसका बेस बनाने के लिए फिर हमको धीरे धीरे करके एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 1 by 1 धीरे धीरे करके पहले 6 की पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा अर्थ होती है, सन होता है, मून होता है, अच्छा ऐसे सोलर इक्लिप्स होता है, ऐसे लूनर इक्लिप्स होता है, मतलब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, बारिश कैसे होती है, मौसम कैसे बदलते हैं, ये सब लिखा है एनसीईआरटी में। धीरे धीरे करके आपको 26 से लेकर 12वीं तक समझ में आने लगेगा। जब समझ में आने लगेगा तो आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, और वो समझने में मतलब एनसीईआरटी पढ़ के पहले दिन से ही समझ में आने लगेगा। फिर जब वो आपका एनसीईआरटी से बेस बनने लगेगा धीरे धीरे, फिर आप करंट अफेयर्स को उसको आपस में पढ़ते जाओगे, तो धीरे धीरे करके आप इस प्रोसेस में आगे अंदर आगे, मतलब इस प्रोसेस में आप आगे तैयारी में। फिर इसके बाद में जब हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाती है, फिर हम रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं अलग अलग, जिनको बाइबल माना जाता है, जैसे लक्ष्मीकांत को पॉलिटी का बाइबल मानते हैं, तो बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स होती हैं। अच्छा, हमको कोई समझाने वाला ना हो तो क्या करते हैं, आज मैंने यूपीएससी का अगले दिन लक्ष्मीकांत उठा के ले आते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आता, फिर रख के यूपीएससी भूल जाते हैं, है ना। तो स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, मतलब कम से कम अभी कुछ हम 2-3 महीने तो सब पढ़ के देख रहे हैं ना, 2-3 महीने लगा रहे हैं पढ़ने में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मेंटोर जरूर होना चाहिए, आपके पास में एक गुरु जरूर होना चाहिए समझाने वाला, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपका डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारा है। मतलब जो ये अगर ऐसे ये है ना, भूल है तो बेन भी है, मतलब ये वरदान है तो श्राप भी है, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा। जो मतलब आप लोगों का जो एज है, मेरा तो निकल गया, आप लोगों की जो एज है उसमें इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, बस खोल लिया और पता चला कि वो गूगल कर रहे थे कुछ और फिर उसके बाद इंस्टा पे लग गए या फेसबुक पे लग गए या व्हाट्सएप पे लग गए। तो आपको पर डे मतलब रिमाइंड कराने वाला, आपको काउंसिल करने वाला, आप बहुत इस जर्नी में मोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट होंगे, आपको समझाने वाला, अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो सही ट्रैक पे लाने वाला, ऐसे होने चाहिए। एक एनवायरनमेंट होना चाहिए 4 लोगों का जो सब प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें हमको अपनी गलतियाँ फाइंड आउट हो जाती हैं। ये तरीके हैं धीरे धीरे, पहले सिलेबस उठाया, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए, फिर ये सब क्लासेस में करवाया जाता है धीरे धीरे, है ना। पहले दिन आपको सिर्फ सिलेबस बताएंगे, अगले दिन आपको धीरे धीरे करके 2-3 दिन तो सिलेबस समझाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, आपको ये पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको PYQs बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। उसके बाद में फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिर रेफरेंस बुक्स में आएंगे, टाइम में आपका हर वीक टेस्ट लेंगे कि आपको कितना समझ में आया, 1-to-1 वैल्यू उसका मेंटर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे। काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि आपको इकोनॉमी समझ में आया कि नहीं या ज्योग्राफी, काउंसलिंग लेवल ये भी होती है कि आपका डीमोटिवेट हो गए हो, मन नहीं कर रहा, छोड़ने का मन कर रहा है, या करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी लगती है, ये सब करने वाले आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में हम जब एक साल 2 साल 3 जब हमारे सारे प्रिपरेशन हो जाए, फिर हम लोग एग्जाम देते हैं 1 साल या 2 साल बाद। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के बाद पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो उसको ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ ये तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। मतलब क्योंकि कई बार पहली बार में इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो नहीं हुआ फिर वो छोड़ ही देते हैं, तो स्किप नहीं करके उसको ऐसे एक्सपेरिमेंटल मान के फिर अगली बार फिर करना चाहिए, ठीक है। इतने सारे जो मेरे जो अचीवमेंट्स गिनाए उसके पीछे कितने सारे फेलियर्स हैं। मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम लिखे, बहुत सारे एग्जाम फेल भी हुए। वो जो DMRC का एग्जाम लिखा था उसमें मैं फेल हो गई थी, ठीक है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे वो उस लायक भी नहीं समझ रहे थे कि मैं मेट्रो में जाके वो टोकन काट करके भी देखूँ, ठीक है। लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन कुछ और था, शायद मुझे कहीं और आना था, मेरी कैपेबिलिटी कहीं और थी, तो इसीलिए फेलियर से डरना नहीं है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, आप कहीं भी हो, कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक चीज़ मैं खुद करती हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी, टू डू लिस्ट जरूर बना के रखो। रोज की टू डू लिस्ट अपने पास रखो। एक हैबिट आप मेरे कहने से डाल दो, एक टू डू लिस्ट बना के रखा। सुबह से उठो ना, 2 मिनट 5 मिनट के लिए टू डू लिस्ट बना लो। छोटे से छोटा काम भी करना, उसको लिख लो, लिख के छोटे से छोटा काम, सब्जी भी लाना तो लिख लो क्या सब्जी लाना है, मम्मी ने कहा था सब्जी लाना, तो सब्जी लिख लो कि सब्जी लाना है, ठीक है। 4, 6, 7, 8 काम 10 काम आपके पास लिखे होंगे ना, इसके फायदे बताते हैं। पहली बात तो आपके पास काम होते हैं ना, तो आपके पास में फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। उसके बाद आप ये बोलोगे नहीं कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन कहाँ से होगा, पेपर पढ़ना है यार, है ना। पेपर जब आपको पता है कि
चौथा, ठीक है, या ऐसे करके आपने 1 2 3 4 5 6 काम बना लिए, कुछ भी काम। ये नहीं जैसे पढ़ाई को छोड़ो, घूमने जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो कहीं पर ना, तो जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल भोपाल गए, ठीक है, गया भोपाल, ठीक है, तो जैसे मैं भोपाल 3 साल, मेरी इसके पहले पदस्थापना भोपाल थी, 3 साल भोपाल रही हूँ, मैं एसडीएम भी रही हूँ। तो भोपाल में रहते हैं, जैसे मैं अभी भोपाल जाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, मुझे आज लेक व्यू जाना है, आज भारत भवन जाना है, मैं लिख के रखती हूँ। मतलब मुझे पता है मुझे जाना है, तो लिखने की क्या जरूरत है, सुबह से लिख लेती हूँ मैं कि आज लेक व्यू जाना है, आज भारत भवन देखने जाना है, और फिर मंत्रालय जाना है, अपने काम करने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ जाना है, किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, ये सारे काम मैं सुबह लिख लेती हूँ। क्या फ़ायदा है इसका? इससे मैं वहीं के वहीं कैटेगराइज कर लेती हूँ कि लेक व्यू के पास मेरा रिलेटिव का मकान है, तो मुझे इस टाइम पे यहाँ पर जाना है, तो सुबह ही डिसाइड हो जाता है, तो मुझे दिन भर से परेशान नहीं होना पड़ता कि भाई ये वाला काम इस टाइम पे करना है ना। जैसा मतलब कुछ भी आप कर रहे हो तो एक आपका टाइमिंग डिसाइड हो जाता है आपको, और प्लस सबसे बड़ी बात, फिर आपको समय की कीमत हो जाती है। आप उस टाइम वो काम नहीं करोगे ना, तो आपको याद है कि वो काम करना था पर रह गया, नहीं किया आपने, तो आपको समय की कीमत पता होगी कि यार वो वाला काम उस टाइम पे करना था, वो नहीं किया, फिर आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप उसको कहीं और एडजस्ट करोगे। जैसा टाइम टेबल सबने बनाया होगा बचपन में, तो हम जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो वो ऐसे करते हैं ना, मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ेंगे, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये करते हैं, संडे छुट्टी। तो जो मंडे को डिसाइड किया था, अगर वो नहीं होता तो ट्यूसडे का बर्डन आएगा कि नहीं? तो हमको कम से कम चिंता तो होगी। अगर टाइम टेबल ही नहीं है, हमको प्लानिंग ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है, तो हमको रोज वेस्ट हो जाए दिन, हमको दिन की वैल्यू ही नहीं होगी। आज संडे को हमको उठा के पॉलिटी पढ़ना था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था, और मंडे को हमको हिस्ट्री पढ़ना है। अगर हमने मंडे को पॉलिटी नहीं पढ़ा तो फिर मंडे में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों हो जाएगा, और फिर आपको मंडे को टेंशन तो होगी, भले आप उसमें ना पढ़ो लेकिन टेंशन तो होगी। तो ट्यूसडे को उठा के तो कुछ तो जरूर पढ़ोगे। अगर बहुत ही ढीठ टाइप के फ्राइडे हो तो ट्यूसडे को उठा के कुछ तो पढ़ लोगे, है ना? तो ये चीज़ होती है। जैसे हमने आज मतलब हमने टाइम टेबल बनाया ना, तो हमको टाइम की, दिन की, समय की वैल्यू समझ में आने लगती है, तो हमको बिल्कुल ज़रूर बनाना चाहिए। क्लैरिटी आ रही है? तो इस तरीके से तैयारियां करनी होती हैं। अगर हमने एग्जाम सोचा है तो पहले तो बिल्कुल मिथ निकालते हैं, डर निकालते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। दूसरा, हम एग्जाम को करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच होती है। अप्रोच के साथ पहला सिलेबस देखना होता है, फिर प्रीवाइज क्यूज देखने होते हैं, इनको एनालाइज करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन, उसको एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद में हम चालू करते हैं तैयारी, फिर एनसीईआरटीज लेके आते हैं, छठवीं की लेके आते हैं। पहले ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ छठवीं ले आओ, फिर 7वीं ले आओ, फिर 8वीं ले आओ, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद में जैसे आप करने लगे तो 6वीं पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, फिर चले गए क्वेश्चन पेपर में, देखा इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आता है क्वेश्चन। 2013-14 में मैंने पहली बार एग्जाम लिखा था, तब पूछा था कि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज कौन सा नंबर का देश है ना? मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया है ना, तो रूस है, ऐसे करके उसमें। तो ये बात 6वीं की एनसीईआरटी में लिखी है। बताओ, 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ के हम यूपीएससी का क्वेश्चन लगाते हैं, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन लगा देते हैं, कोई टफ नहीं है, बस हमको 1 बाय 1 बेस बनाना होता है। जरूरत होती है एक मेंटर की, वो हमको मिल जाए, आपको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। तो और उसके लिए मोटिवेट करने के लिए आप यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, एमपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, है ना? स्ट्रैटेजीज आती हैं, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ ना, सारी स्ट्रैटेजीज में लिखी हुई है। सबके बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े होंगे कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, 2-4 दिन उनको ही सुन लो बस। मतलब मैं अब तक, मुझे यूपीएससी पीसी छोड़े 10 साल हो गया, अब तो मैं 6 साल से तो लगातार नौकरी में हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी जैसे कोई टॉपर्स के नाम आते हैं ना, मैं एक बार उनको सुनती जरूर हूँ। भले वो मुझसे 10 साल छोटा है, उसके पास कुछ ना कुछ नया अप्रोच होता है, वो नई बात बताएगा, और हर किसी का तरीका अलग होता है। तो पढ़ के सुन के ना हमको समझ में आता है कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये उनको सुनना चाहिए। उनको सुन रहे हैं, आजकल गूगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे करने से हमको एक धीरे धीरे करके समझ में आता है कि ऐसे प्लानिंग करके किया जा सकता है। अब जब निर्णय ये लेना होता है कि इस काम को करने के लिए हमको 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो सबसे मतलब जब हम चालू करते हैं ना, पहला क्वेश्चन ये था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। होगा तो बहुत दूर की बताते ही नहीं दिमाग में कि नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम सुप्रीम है, अगर ये नहीं होगा तो इससे नीचे वाला होगा। अगर पढ़ा है तो, अगर 2 साल बदमाशी कर रहे थे, नाम लेके घर पे कि हाँ यूपीएससी कर रहे हैं या एपीपीएससी
कुछ नहीं होगा, है ना। बाजीराव के सामने, टपरी के सामने खड़े रहोगे दिल्ली में तो कुछ नहीं होगा। या यहाँ पर भी आके आपने मान लो वर्तमान IAS ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में आप बस बाहर खड़े रहते हो, अंदर ही नहीं आते, या अंदर आते हो तो सुनते नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने ईमानदारी से अगर वास्तव में पढ़ा है, सुना है, मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर यूपीएससी नहीं होगा तो स्टेट पीसीएस होगा, स्टेट पीसीएस नहीं होगा तो असिस्टेंट कमांडेंट होगा, CDS होगा, NDA होगा, इतने सारे एग्जाम्स हैं, SSC होगा, है ना, स्टेनो होगा, LDC होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क होगा, पटवारी होगा, SI होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, प्लिथोरा ऑफ एग्जाम्स है, इतने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब पर ईयर आपको। और फिर स्टेट पीसीएस एक तो होता नहीं है, उत्तर प्रदेश पीसीएस भी होता है। प्रतीक जी ने कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस भी दिया है, उसका इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट PSC दे रहे हैं, राजस्थान PSC देते हैं। मैं तो शिमला तक गई हूँ हिमाचल PSC देखने, पता लगा कि शिमला घूमने के पर्पज से चले गए थे, बट लिखा है। तो इतने सारे PSC आप देख सकते हो, तो आप इतनी तो केपेबल होगी कि कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, नेट क्लियर कर सकते हो, B.Ed मतलब आप उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। प्लस ये जो एग्जाम है ना, ये इतना कुछ सिखा देता है कि आप हर फील्ड में परिपक्व हो जाते हो, एक्सपर्टीज हो जाती है आपको, आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेते हैं। बस डिपेंड करता है, आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे आपका देखो एप्टीट्यूड में नहीं बोले, एटीट्यूड मैटर करता है। एप्टीट्यूड सब मिलता है, अगर 10वीं गणित आप लगा लेते हो ना तो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि हमको किसी हमारे कोई दिल्ली के टीचर बोलते थे कि अगर आप 10वीं की गणित लगा लेते हो, मतलब आप में इतना दिमाग है कि आप यूपी से निकाल सकते हो या स्टेट पीसी से निकाल सकते हो, ठीक है। उतना दिमाग आपके अंदर है, प्लस माइनस करना आपको आता है, 10वीं की गणित अच्छी खासी लेवल की होती है, उतना आप कर लेते हो, विच मीन्स कि आप उसको कर लेते हो। अब उसके लिए आपको डिपेंड करता है, आपका यूपीएससी नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम होगा, और ये एग्जाम पूरे नहीं होते हैं, है ना। IAS IPS नहीं तो डिप्टी कलेक्टर DSP सही, वो नहीं तो बाबू होना भी बुरा है क्या है, स्टेनो होना बुरा है। आजकल जो मतलब ये फैक्ट है कि बाबू और स्टेनो के भरोसे बहुत कुछ चलता है, ठीक है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो फाइल पास नहीं होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो IAS में फाइल पास नहीं करवा पाएगा, सीरियसली। तो अगर उनने चाह लिया कि आपका काम होना है तो एक दिन में हो जाएगा, अगर उनने चाह लिया कि आपका काम नहीं होना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में लगा देंगे कि आपको IAS कहता रह जाएगा, भले आप उसके अच्छा के संबंधी हो, वो कहता रह जाएगा कलेक्टर कि ये काम कर दो, मजा लो, ठीक है। और वो एक ही जगह रहते हैं, उनके ट्रांसफर भी नहीं होते। ऑफिसर्स तो 3 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड हैं और सैलरी भी अच्छी खासी आ रही है उनकी, और फिर उसके बाद में उनका अच्छा खासा अप्रोच है। अच्छा, एक बाबू को क्या समझ रहे हो आप, स्टेनो को क्या समझ रहे हो? स्टेनो से अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं तो किसी भी कलेक्टर से काम करा सकते कि नहीं, करा सकता है ना। और स्टेनो एक बार मतलब जो कलेक्टर होते हैं, मतलब या IAS हैं, वो एक बार अपने स्टेनो की जरूर सुनेंगे, आपकी सुने या नहीं सुने। मेरा तो PSC पास किया है ना, वो हमारी सुने नहीं सुने, उनकी जरूर सुनते हैं, क्योंकि वो उनका स्टेनो है, वो उनको सारा गाइड करता है कि बस ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो उसके बाद आपका अपना अप्रोच होता है, ऑफिसर से अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर उनको समझना होता है फाइल, लेकिन मतलब फाइल पुटअप करना उनका काम होता है। तो इतनी अच्छी जॉब होती है, LDC की जॉब बहुत अच्छी होती है, UDC की जॉब बहुत अच्छी होती है, स्टेनो की जॉब बहुत अच्छी होती है, CGL में होता है, 12th लेवल होता है, कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना। कि तो मैंने कुछ कहना ही है, इसके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल बोर्ड में एग्जाम निकलते ही रहते हैं। तो ऐसा एक बार यहाँ तक टॉप तक आपने पढ़ाई कर ली तो फिर एग्जाम्स निकाल लेना, मतलब अगर प्रिपेयर्ड हो तो निकाल लेते। प्लस आप एग्जाम्स नहीं निकाल पाते तो बहुत सारे PG कोर्सेज होते हैं, है ना, B.Ed है, D.Ed है आपका, और बहुत सारे PG कोर्सेज सब वो करके आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बहुत अच्छे IAS IPS, बहुत अच्छे स्टेट PCS के लोग छोड़ के क्या कर रहे हैं, कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वृत्ति कोरिया के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोचिंग स्टार्ट करें, कोचिंग बिजनेस कितना अच्छा है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है इसमें से, है ना। रोमन सैनी का नाम सुना है, अनअकैडमी सबने सुनी है, बायजू सर का नाम सुना है, ये सब इनिशिएटिव्स 2012-13 के लिए। बायजू सर 3 बार मेंस लिख चुके थे, दिल्ली में थे, उनको मतलब उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया अपना, उसके बाद से आज तक वो कहाँ है, अनअकैडमी आप देख ही रहे हो। अच्छे इंस्टीट्यूट से मतलब वो अच्छा उन्होंने मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपना के, और आज इतनी उनकी रीच बढ़ गई है तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। तो उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से है कि IAS छोड़ के और ये कर रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और हमको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मतलब कि हमको आप अंडर एस्टिमेट करें अपने आप को कि हमसे तो होगा ही नहीं, बट ट्राई तो करो यार, उसके बाद सोचो कि होगा या नहीं होगा, ठीक। लास्ट चीज़ वो एक टू डू लिस्ट वाली बात आप जरूर ध्यान रखो कि
अवेयरनेस के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप एग्जाम लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होता है उससे। आपका लैंग्वेज पे कमांड हो जाता है, पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी खड़े होते हो तो आप बोलने के लायक होते हो, आपको पता होता है कि लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, या कि सीरिया में क्या चल रहा है, या यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है, थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तो एक तो न्यूज़पेपर हैबिट और दूसरा एक टू डू लिस्ट सुबह से बना के जरूरत है। टू डू लिस्ट बनाओगे ना, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। जिसकी टू डू लिस्ट बनती है ना, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता। और मैं सच बता रही हूँ, 2013 में जब मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, तो मैंने मेंस बहुत अच्छा लिखा था, बहुत मेहनत से लिखा था, तो मुझे लगा था वो हो जाएगा। जब वो नहीं हुआ ना, तो उसके बाद में फिर मतलब शाम को ऐसा लगा था कि क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल हो गए थे, और फिर ऐसा हो गया अब क्या करना है, क्योंकि अब मतलब ऐसा लग रहा था अब कुछ बचा नहीं लाइफ में। फिर ऐसे कैसे थॉट्स आते हैं, आप सबको पता है कि कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, वो सब मेरे साथ हो चुका है। लेकिन अगले दिन सुबह में मेरी टू डू लिस्ट रेडी थी, मुझे पता था कि भैया मुझे मेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे अब कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो अर्निंग के लिए मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था दिल्ली में जाके, 2-3 इंस्टीट्यूट से बात करके मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। वो जो नोट्स बनाते हैं ना, उसका कंटेंट प्रोवाइड करने लगी थी। मेरी लैंग्वेज में कमांड अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, तो हिंदी मीडियम वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ट्रांसलेशन में कर देती थी। मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं ये नेक्स्ट डे ही शुरू किया था, सीरियसली नेक्स्ट डे। अगस्त 13 में एग्जाम हुआ था, और मतलब अगस्त 13 में रिजल्ट आया था मेंस का, और वो नहीं हुआ था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अगर टू डू लिस्ट नहीं होती, पता नहीं होता क्या करना है, तो फिर वो 1-8 साल बंदे कैसे डिप्रेशन में ही निकलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में यदि ना हो, तो फिर वो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो एक टू डू लिस्ट अपने को हमेशा तैयार रखनी चाहिए कि आज ये नहीं हुआ तो चल ये करेंगे, हर चीज़ में वो रोड मैप बहुत काम करता है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता, आपको टाइम की वैल्यू समझाता है, आपको कौन सा काम कब करना है, आपको सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज रखता है कि भैया ये वाला काम इस टाइम पे करना है, या बीच में कोई काम आ गया तो उसको कहाँ से उसको एडजस्ट करना है, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें। और अगर आप लोग चाहोगे तो कुछ क्वेश्चंस लेना होगा तो वो भी कर लेंगे। पहले वही जब एग्जाम नहीं हुआ था, उस टाइम मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता आप लोगों को आज सुना रही हूँ। आज सोच के कि कविता से लिखा था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ठोकर लगी, दर्द हुआ, एक पल को लगा ठहर जाऊं, पर दिल ने कहा थोड़ा और कि आगे राह मिलेगी, मीठी नींद सुलाने वाली ठंडी ठंडी छाह मिलेगी। थोड़ा और कि आगे राह मिलेगी, मीठी नींद सुलाने वाली ठंडी ठंडी छाह मिलेगी। थोड़ा और कि आगे जाकर सब तेरी मनुहार करेंगे। थोड़ा और कि आगे जाकर सब तेरी मनुहार करेंगे। बस थोड़ा और कि चोट देने वाले पत्थर भी खुद सत्कार करेंगे। ये चोट देने वाले पत्थर रिश्तेदार हैं। बस थोड़ा और कि अपनी बाड़ी खोले सब तेरी मनोहार करेंगे। बस थोड़ा और कि चोट देने वाले पत्थर भी खुद सत्कार करेंगे। पर इस स्वप्न को जीते जीते भूल गई ना भान रहा। जब डिप्रेशन आता है, पर इस स्वप्न को जीते जीते भूल रही ना भान रहा। इस अग्निपथ पर चलने को ये मन अब और न मान रहा। रक्त रिस रहा है पाँवों से, रक्त रिस रहा है पाँवों से, बड़ी वेदना होती है। बागर फेल होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। रक्त रिस रहा है पाँवों से, बड़ी वेदना होती है, पर मैं चलूंगी, बढ़ूंगी ऐसे जैसे जल्दी ज्योति है। खून से लथपथ ये पग मेरे इस पथ पर छाप बनाएंगे, और कल यहाँ थक के रुकने वाले हर राही को मेरी कथा सुनाएंगे। बस थोड़ा और बढ़े तो मधुबन दिखा, मतलब प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया। थोड़े और बढ़े तो मधुबन दिखा, सुर्ख लाल कलियां फूटी, मतलब मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए, अब तो बन गए। ठीक है, तो थोड़ा और बढ़े तो मधुबन दिखा, सुर्ख लाल कलियां फूटी, पर तभी एक कांटा चुभा, मतलब फिर एग्जाम नहीं हुआ, फिर 0 से स्टार्ट हो गए। पर तभी एक कांटा चुभा और पूछा, क्यों सपनों की सैया टूटी। थोड़ा और बढ़े तो मधुबन दिखा, सुर्ख लाल कलियां फूटी, पर तभी एक कांटा चुभा और पूछा, क्यों सपनों की सैया टूटी। मन को फिर दर्द हुआ, ठोकर लगी, इस बार लगा ठहर ही जाऊंगी, पर दिल ने कहा बस थोड़ा और कि आगे